अमेज़ॉन। हम सब ने अमेज़ॉन से कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा। भले 100 रुपए की चीज खरीदी हो लेकिन खरीदा तो होगा, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़ॉन को बनाने के लिए जेफ बेजोस, जो कि इसके सीईओ हैं, उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी तक छोड़ दी थी। ये बात है साल 1994 की। अपने स्टार्टअप की शुरुआत के लिए जेफ बेजोस के लिए ये नौकरी छोड़ने वाला कदम उठाना वाकई में बहुत मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जुनून हो तो सब जायज है। जब उन्होंने अमेज़न की शुरुआत की थी तब उन्हें भी नहीं पता था कि आज वो इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा भी था कि अगर उन्हें इस स्टार्टअप में सफलता नहीं मिलती तो भी वो दुखी नहीं होंगे, बल्कि अगर इसकी शुरुआत ना करते तब वो जरूर परेशान होते। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी उसी स्पीच को शुरू से लेकर अंत तक सुनाएंगे। जेफ बेजोस ने यह स्पीच इंग्लिश में दी थी, लेकिन हमारी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। इसलिए हम आपको उसका हिंदी अनुवाद लेकर आए हैं, जिसमें शब्द तो जेफ बेजोस के होंगे लेकिन आवाज मेरी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप ऑन कर दीजिएगा ऑल पे करके। ओके, वेलकम टू लाइफ मोटिवेट टीवी। बचपन में मैंने गर्मियों का समय टेक्सास में अपने दादा दादी के खेत में बिताए। मैंने विंड मिल्स को ठीक करने, जानवरों को वैक्सीनेशन करने और कई काम करने में उनकी मदद की। हम हर दोपहर में सोप ओपेरा भी देखते थे, खासकर डेज ऑफ आवर लाइव्स। मेरे दादा दादी एक कैरेवन क्लब के सदस्य थे, जो एयर स्ट्रीम ट्रेलर मालिकों का एक ग्रुप है, जो यूएस और कनाडा के आसपास एक साथ ट्रैवल करते हैं। और हर कुछ गर्मियों में हम कारवां में शामिल होते थे। हम दादा दादी की गाड़ी से एयर स्ट्रीम ट्रेलर को जोड़ देते थे और 300 एयर स्ट्रीम एडवेंचर्स लोगों की कतार में शामिल होकर निकल पड़ते थे। मैं अपने दादा दादी से प्यार करता था, उन्हें मानता था, और इन जर्नीज का सही बताऊं तो मैं बेसब्री से इंतजार करता था। तो एक बार की बात है कि एक खास यात्रा पर मैं लगभग 10 साल का था। मैं कार की पिछली सीट पर बड़े बेंच में लुढ़क रहा था। छोटा था तो लुढ़क रहा था, और क्या। दादा दादी गाड़ी चला रहे थे, दादी आगे बैठी हुई थी और इन जर्नी के दौरान लगातार सिगरेट पीती थी वो। और मुझे सही बताऊं तो उनकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उस उम्र में मैं अंदाजा लगाने और छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने के लिए कोई भी बहाना बना लेता था। मैं हमारी गाड़ी की माइलेज का हिसाब लगाता था, इतने किलोमीटर चली है, इतना पेट्रोल, इतना ये, इतना वो, ऐसी किराने के खर्च जैसी बेकार चीजों पर बेकार के आंकड़े निकालता रहता था। मतलब कैलकुलेशंस करता रहता था। मैं एक सिगरेट के अगेंस्ट एड कैंपेन के बारे में सुन रहा था। अब आज मुझे डिटेल्स याद नहीं है, लेकिन बेसिकली एड में कहा गया था कि सिगरेट की हर सांस आपको आपके जीवन से कुछ मिनट दूर ले जाता है। खैर, तो जब मैंने ये देखा हर एक मिनट और ये सारी चीजें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी दादी के लिए कैलकुलेशन किया जाए। मैंने पर डे सिगरेट के नंबर्स और भी बहुत कुछ का अनुमान लगाया। जब मैं सेटिस्फाइड हो गया कि मुझे एक रीजनेबल नंबर मिल गया है, तब मैंने कार के सामने अपना सिर घुमाया और अपनी दादी के कंधे थपथपाए और बड़े ही प्राउडली अनाउंस किया, दादी, आपने अपने जीवन के 9 साल खो दिए हैं। यस, मैंने ऐसे ही कहा और मुझे बिल्कुल याद है कि क्या हुआ था। और ये मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। मुझे अपनी चालाकी और कैलकुलेशन स्किल के लिए तालियां बजने की उम्मीद थी और मुझे उम्मीद था कि वो कहेंगे, वाह जेफ, तुम तो बहुत होशियार हो, तुमने कुछ मुश्किल अनुमान लगाए होंगे, 1 साल में मिनटों के नंबर्स का पता लगाया होगा, कुछ डिविजन्स किया होगा, ये वो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय मुझे याद है कि मेरी दादी फूट फूट कर रो पड़ी। बुरा लगा उन्हें ये सुनकर। मैं पिछली सीट पर बैठा था और समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं।
अब जब मेरी दादी रोती बैठी थी, तब तक चुपचाप गाड़ी चला रहे मेरे दादा हाईवे के किनारे जाकर रुक गए। उन्हें भी बड़ा अजीब लगा कि दादी क्या हो गया उन्हें। वो कार से बाहर निकले और मेरे पास आकर मेरा दरवाज़ा खोला और मेरे पीछे आने का इंतज़ार किया। मेरे लिए ये सब कुछ एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ की तरह था। मैं सच बताऊं तो अपनी दादी को दुखी नहीं करना चाहता था, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसके कैलकुलेशन ने कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिए हैं। क्या मैं मुसीबत में था? मुझे ऐसा समझना चाहिए था उस समय। वैसे आपको बता दूं कि मेरे दादाजी बहुत समझदार और शांत आदमी थे। उन्होंने मुझसे कभी हार्शली बात नहीं की थी, और शायद ये पहली बार हो सकता था, या फिर वो शायद मुझसे गाड़ी में वापस बैठने और दादी से माफी मांगने को कहते। दादा दादी के साथ ऐसे हालात में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि नतीजे क्या होंगे। हम ट्रेलर के पास रुक गए। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे और प्यार से कहा, जेफ बेटा, एक दिन तुम समझोगे कि होशियार होने से ज्यादा मुश्किल होता है दयालु होना। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वो है फर्क गिफ्ट्स और चॉइस के बीच का। देखो, बुद्धिमान होना एक गिफ्ट है, दयालु होना एक चॉइस है। गिफ्ट्स पाए जाते हैं, उन्हें मिलते हैं, और चॉइस चुनने पड़ते हैं। वो मुश्किल हो सकते हैं अगर तुम सावधान नहीं हो। तो खुद को अपनी बुद्धि से ही बहका लेना आसान है, और अगर ऐसा होता है तो ये शायद तुम्हारे चॉइस के अपोजिट काम करेगा। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो गिफ्ट से भरी पड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर तुम्हारे पास तेज दिमाग और काबिलियत का गिफ्ट होगा। ये मेरा इतना पक्का यकीन है, क्योंकि यहाँ एडमिशन इतना मुश्किल है, और अगर तुम्हारे अंदर कुछ खास कमी होती तो तुम्हारा यहाँ जरूर एडमिशन ही नहीं होता। खैर, तुम्हारी बुद्धि काम आएगी, क्योंकि तुम चमत्कारों की दुनिया में सफर करोगे। हम इंसान कश्ती चाल से भले ही चलते हों, लेकिन खुद को ही दंग कर देंगे। हम साफ सुथरी एनर्जी बनाने के ऐसे तरीके इजाद करेंगे, वो भी भरपूर मात्रा में। एक एक एटम से हम महीन मशीनें बनाएंगे जो कोशिकाओं की सेल्स, वॉल्स, उनकी मरम्मत करेंगी। इसी महीने एक हैरत अंगेज लेकिन तय खबर मिली है कि हमने आर्टिफिशियल लाइफ बना लिया है। आने वाले सालों में हम ना सिर्फ इसे एक करेंगे, बल्कि अपनी जरूरतों के मुताबिक भी बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम भी हमें, इंसान के दिमाग को भी समझते हुए देखोगे। जूल्स वर्ने, मार्क ट्वेन, गैलीलियो, न्यूटन, सदियों के सभी जिज्ञासु अभी सबसे ज्यादा जिंदा होना चाहते होंगे। एक सभ्यता के रूप में हमारे पास इतने सारे गिफ्ट्स होंगे, जैसे तुम इंसानों के पास बैठे बिठाए तुम्हारे अपने इतने खास खूबियां हैं। इन सब खूबियों का तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? और क्या गर्व होगा तुम्हें अपने गुणों पर या अपने फैसलों पर? मैंने Amazon शुरू करने का विचार 16 साल पहले किया था। मुझे इस बात का पता चला कि वेब का उपयोग 2300% प्रति वर्ष यानी कि पर ईयर बढ़ रहा था। मैंने कभी इतनी तेजी से बढ़ने वाली किसी चीज को नहीं देखा या सुना था। और लाखों टाइल्स के साथ एक ऑनलाइन किताबों की दुकान बनाने का विचार कुछ ऐसा जो फिजिकल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं हो सकता था। मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था ये, सच बताऊं। मैं अभी 30 साल का हुआ था और मेरी शादी को 1 साल हो गया था। मैंने अपनी पत्नी मैकेंजी से कहा कि देखो, मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूं और ये काम करना चाहता हूं जो शायद काम नहीं करेगा, शायद नहीं करेगा बट कर भी सकता है, दोनों चीजें। क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप देखा जाए तो नहीं करते हैं काम, और मुझे यकीन नहीं था कि उसके बाद क्या होगा। मैकेंजी ने मुझसे कहा कि मुझे इसके लिए जाना चाहिए। एक यंग बॉय के रूप में मैं एक गैरेज इन्वेंटर था। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं बीच बीच में कुछ इन्वेंट करता रहता था, जैसे कि मैंने सीमेंट से भरे टायरों से एक ऑटोमेटिक गेट क्लोजर का इन्वेंशन किया था। इसके अलावा एक सोलर कुकर जो एक छतरी और टिन फॉयल से बहुत अच्छा
काम तो नहीं करता था, लेकिन ठीक है, हो जाता था। और हाँ, बेकिंग पैन अलार्म मेरे भाई बहनों को फंसाने के लिए। मैं देखा जाए तो हमेशा एक इन्वेंटर बनना चाहता था, और वो यानी मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं अपने जुनून का पीछा करूं। मैं न्यूयॉर्क शहर में एक फाइनेंशियल फर्म में बहुत ही समझदार लोगों के साथ काम कर रहा था, और मेरा एक शानदार बॉस था जिसकी मैं बहुत तारीफ करता था। मैं अपने बॉस के पास गया और उसे बताया कि मैं इंटरनेट पर किताबें बेचने वाली एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। वो मुझे सेंट्रल पार्क में एक लंबे वॉक पर ले गए और ध्यान से मेरी बात सुनी, और आखिर में बोले, देखो, ये रियलिटी में एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए और भी बेहतर आइडिया होगा जिसके पास पहले से ही अच्छी नौकरी नहीं है। अब उस लॉजिक में कुछ सेंस था, और उसने मुझे फाइनल डिसीजन लेने से पहले 48 घंटे के लिए सोचने के लिए मना किया। उस नज़र से देखा जाए तो ये सच में एक डिफिकल्ट ऑप्शन था, लेकिन आखिर में क्या, मैंने फैसला लिया कि मुझे इसे एक चांस देना होगा। मुझे नहीं लगता था कि कोशिश करने और असफल होने पर पछताऊंगा, और मुझे डाउट ये था कि मैंने अगर कोशिश ना करने का फैसला लिया तो डेफिनेटली मैं परेशान रहूंगा। देन बहुत विचार करने के बाद मैंने अपने जुनून का पीछा करने के लिए कम सेफ रास्ता अपनाया, और मुझे उस विकल्प पर गर्व है। कल सही मायने में तुम्हारा जीवन, यानी वो जीवन जिसे तुम स्वयं बुनोगे, वो शुरू होता है। कैसे तुम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करोगे, सोचो। तुम क्या फैसले लोगे? क्या तुम जड़ता को अपना गाइड बनाओगे, या क्या तुम अपने जुनून को फॉलो करोगे? क्या तुम ऑर्थोडॉक्स को फॉलो करोगे, या तुम ओरिजिनल रहोगे? क्या तुम आराम की जिंदगी चुनोगे, या सर्विस और एडवेंचर की जिंदगी चुनोगे? क्या तुम क्रिटिसिज्म के सामने झुक जाओगे, या क्या तुम अपने विश्वासों पर चलोगे? क्या तुम गलत होने पर झूठ बोलोगे, या तुम माफी मांगोगे? क्या तुम रिजेक्शन से अपने दिल को बचाओगे, या क्या प्यार में पड़ने पर तुम कुछ करोगे? क्या तुम सेफ रास्ता अपनाओगे, या क्या तुम थोड़े से साहसी बनोगे? जब मुश्किल हो, क्या तुम हार मानोगे, या क्या तुम जिद्दी बनोगे? क्या तुम वो बनोगे जो सबको सेल्फिश, या क्या तुम एक बिल्डर बनोगे? क्या तुम दूसरों के खर्च पर चालक बनोगे, या क्या तुम दयालु बनोगे? क्या बनोगे? ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को किसी न किसी समय अपने जीवन में पूछने पड़ते हैं। इनका जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे द्वारा किए गए चॉइस तुम्हारा जीवन निर्धारित करेंगे। मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, जब तुम 80 साल के होगे और शांति से अपने लाइफ की पर्सनल लाइफ स्टोरी सुनोगे, तो जो कहानी सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होगी, आखिर में वो हमारे खुद के चॉइस के वजह से ही होगी। तो खुद को एक महान कहानी बनाओ। मैंने क्या कहा? खुद को एक महान कहानी बनाओ। धन्यवाद और शुभकामनाएं। वेल दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।